नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। जो जो इलेक्शन का माहौल गर्म हो रहा है तो हर तरफ से आपको हल्का हल्का पथराव नज़र आ रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक प्रेस रिलीज जारी की गई, एलामिया उनकी कमेटी का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक बड़ी मीटिंग और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। उसके अंदर नून लीग की तरफ से कुछ उन्होंने पत्थर फेंके। नून लीग की तरफ से उन पत्थरों का जवाब आया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने बाकायदा अपनी सरगर्मियों का आगाज़ कर दिया। बीच में इस्तेकाम पार्टी भी है जिसने पंजाब की छोटी सीटों के साथ साथ बड़ी सीटों के ऊपर नज़र रखी हुई है और लोग उनको ज्वाइन कर रहे हैं। माहौल गर्म हो रहा है। किसका इलेक्शन होगा और कैसा इलेक्शन होगा, आज का मौजू है। तारुफ करवा देता हूँ मेहमानों का। कल रिटायर्ड हाशिम डोगर साहब, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, उनका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन किया इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में। शुएब शाहीन साहब, तर्जुमान तहरीक इंसाफ, वकील इमरान खान, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब, मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। और सना बुच्चा, तज्ज़ियाकार, उनका भी शुक्रिया। नाज़रीन, हम माहौलियात की भी थोड़ी सी बात करेंगे इस प्रोग्राम में। एक और एक्सपर्ट हमारे पास होंगे। लाहौर दुनिया का सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड शहरों में से उसका दूसरा नंबर है। पहला नंबर दिल्ली या मुंबई का है और दूसरा नंबर लाहौर का है। बदतरीन हालात हैं इस वक्त वहाँ पर। लाखों केसेस ऐसे आ गए हैं जिनका ताल्लुक स्मॉग से है। तो माहिर मौसमियात से तो नहीं, लेकिन माहिर माहौलियात से हम यकीन बात करेंगे। उनसे पूछेंगे कि इसका तदारुक क्या किया जा सकता है। प्रोग्राम बाकायदा शुरू करने से पहले अहम खबरों की एक समरी आपके सामने रखना चाहते हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का जंगबंदी से इनकार। गजा में 4,800 बच्चों समेत 10,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, जबकि 26,000 के करीब अफराद जख्मी हो चुके हैं। नवाज शरीफ का कहना है कि दोबारा मौका मिला तो मईशत अवलीन तरजीह होगी। सफ़र जहां से रुका था वहीं से शुरू करेंगे। बिलावल कहते हैं नवाज जरदारी राब्ता आज नहीं, नवाज शरीफ की वतन वापसी पर हुआ था। 8 फरवरी पीपल्स पार्टी की जीत का दिन होगा। शर्जील मेमन के लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवा पर मरियम औरंगजेब ने मशवरा दिया है कि लेवल प्लेइंग फील्ड का रोना ना रोएं बल्कि इलेक्शन की तैयारी करें। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान 4 फौजी जवान शहीद, जबकि 3 दहशतगर्द हलाक हो गए। स्मोक के बाइस लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में आज दूसरे नंबर पर आ गया। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं जी। पहले तो स्टूडियो में बात कर लेते हैं। मेरा छोटा सा एक मखमसा हल कर दें। फवाद चौधरी आपकी पार्टी में या आपकी पार्टी में? दसो जी। आपके प्रोग्राम में गया, हमारी पार्टी तो उसने कह दिया था कि मैं आपकी पार्टी में नहीं हूँ, उसने ट्वीट करके। और फिर इनके पहले इजलास में वहाँ हमने देखा था। आप ये बता सकते हैं? हम क्या बता सकते हैं? नहीं, आपकी पार्टी में अगर कोई नहीं है तो आपको तो ये तो पता होगा आपकी पार्टी में नहीं है, लिहाजा आपका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसके साथ क्या हो रहा है फिलहाल तो ऐसे ही। कोई उसके साथ क्या होता है, क्या मसले हैं नहीं, लेकिन वो जाती ताल्लुक तो है। वो बीइंग एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट तो हम एक कंसर्न है कि अगर एक लेन देन का मामला, लेकिन आपकी पार्टी का वो आपका पार्टी बेसिस पे नहीं, आपका बंदा अगर नहीं। मैं समझता हूँ कि आज से कोई हफ्ता पहले ये लाहौर जब आए मेरे से मिले थे तो मुझे तो वो यही कह रहे थे कि मैं पीटीआई के साथ ही हूँ। शुएब शाहीन साहब, ये प्लीज इसको आप कंफ्यूजन बहुत है ना, हमें तो ज़ियाती तौर पर हवाला ही नहीं दे सकते हमें बंदे के लिए। दो कंडीशंस हैं इस वक्त माफी के लिए। 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन नंबर 1 है पार्टी छोड़ें, कंडीशन नंबर 2 है किंग्स पार्टी में शामिल हों। अब कंडीशन नंबर 1 तो उसने पूरी कर दी थी। कंडीशन नंबर 2 बकौल फिरदौस आशिक अवान के वो पूरी तरह हमारे साथ शामिल नहीं हुआ। तो मेरा ख्याल है कि सॉफ्टवेयर अपडेशन के लिए या चिल्लाकशी के लिए या नादर रियाज की सैर के लिए या आप कोई और तरीक़ाकार जो भी आप अडॉप्ट करें, वो कहीं गया होगा तो अब जल्दी वापस आ जाएगा मेरा ख्याल है। खैर, वो तो पता है हमें कहाँ पे गया है। ज़रा संजीदा मामलात की तरफ आते हैं। खुर्रम साहब, आपसे बात का आगाज़ करता हूँ मैं। टर्न आउट आपकी जमात ने कहा कि जी हम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करेंगे और मियाँ साहब ने कहा कि अगर मुझे मौका मिला तो मैं 90 की दहाई की तरक्की ले आऊँगा। कराची बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात और तमाम पॉलिटिशियंस के लिए मैं सामने रख रहा हूँ ये मामला। जो टर्न आउट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। 5%, 6%, 12%, 16%, 17%, 19%, 29% और 33% मैक्सिमम है। आप ये कह सकते हैं कि लोकल बॉडीज़ है और उसको वो भी ज़िमनी है, लेकिन बंदा वोट नहीं डाल रहा। खुर्रम साहब, ये बहुत ही एक खौफनाक हकीकत बन सकती है इंतखाबात से पहले। जी, मेरी तवक्को है कि जैसे ही इलेक्शन कमीशन इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान करेगा और पाकिस्तान की आवाम इस पर सोचना शुरू करेंगे कि अब इलेक्शन इंशाल्लाह होने जा रहे हैं,
तो हमें इलेक्शन में एक बड़ा मेरे ख्याल में बहुत बड़ा टर्नआउट देखने में मिलेगा, क्योंकि जिन मुश्किलात का और एक शोरिश का और एक अजीब किस्म की हमें पॉपुलिस्ट नाइटमेयर का सामना जो करना पड़ा है पिछले 5 सालों में, उसके बाद तो आवाम चाहेंगे कि ऐसी कैंपेन हो जो फोकस्ड हो उनके फ्यूचर के ऊपर, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के ऊपर, उनके रोजगार के ऊपर, उनके मसाइल के ऊपर और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के ऊपर भी बड़ी। तो जो ये 5%, 6%, 8%, 9% वाले ये अवाम नहीं है, इन्होंने सोचा नहीं है, इन्होंने ये कौन लोग हैं? ये भी तो अवाम ही है ना। इन्होंने अपने इन गली मोहल्ले के लिए यूसीस के अंदर तो इन्होंने इनके बड़े काम पड़ते हैं, एमएनए से तो शायद कम काम पड़ता हो, वहां पे वोट ही नहीं डाल रहे। नहीं, ये चैलेंज पॉलिटिकल पार्टीज का है कि वो कितना मोबिलाइज करती हैं। तो इस वक्त चूंकि अभी एक इन बिटवीन सिचुएशन है और जब तक इलेक्शन नहीं हो जाते आम इंतखाबात, सिचुएशन क्लियर नहीं होती, धुंध छटती नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज भी उस तरह एक्टिव नहीं है। तो पॉलिटिकल पार्टीज ने अब जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट लेना शुरू किया है, तो 8 फरवरी तक तो तवक्को है कि पूरे फुल फोर्स में इंतखाबात भी होंगे और उसके बाद भी जो सियासत का माहौल है वो आगे चलेगा। दूसरा तलस्सब हमें एक बड़े ही भयानक तजर्बे से बाहर आ रहे हैं। उम्मीद तो है कि हम कोशिश करेंगे इससे बाहर आए, जो हमने देखा 2017 के बाद से हुआ, और उससे आगे बढ़ने के लिए भी अगले इंतखाबात का साफ शफाफ और पीडीएम की बात कर रहे हैं, पाक होना जरूरी। जी, आप पीडीएम के तजर्बे की बात कर रहे हैं। अगर आपने अजराए तफन्नुन पीडीएम को भी शामिल करना है तो कर ले। नहीं, आपने 2017 के बाद तो फिर मैंने पूरी तारीख पढ़नी है ना। मैं तो 2017 में तो पीडीएम भी आती है ना, 18 महीने आपके। जरूर पढ़िए और उससे हमें सबक सीखते हुए ही आगे बढ़ना है। तो अब पाकिस्तान की आवाम ये चाहते हैं कि जो क्या सबक सीखते हैं, इस पे आते हैं। ये मैं स्टूडियो में लेके आता हूं। लेट मी गो टू सना ऑन दिस। तो सना, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का चैलेंज वोटर को मोटिवेट करना ऐसे वक्त में जब जो लीडरान हैं उनके बारे में हमें नहीं पता कि किस पार्टी के अंदर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, पार्टियां चेंज हो रही हैं, लीडर जेल में हैं, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, लेकिन लोग रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। तो पहला, वोटर कैसा देख रहा होगा आज के सियासी माहौल को? मैं पहले तो तवक्को करती हूँ कि वोटर ये देख रहा होगा कि ये एक आइन जो कि गुड फेथ में बनाया गया था, इसको कितने बैड फेथ में इसमें चोर दरवाजे तलाश करती हैं ये सियासी जमातें, जो फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस का मुतालबा करती हैं ये जमातें, ये जो आइन के पामाल होने का रोना रोती हैं ये सियासी जमातें। अगर वो ज़रा हमें ज़रा बता दें कि आर्टिकल 222 के तहत आपने 60 दिन में कर सकते थे असेंबली को डिज़ोल्व, या 90 दिन में कर सकते थे, इनकी कौन सी बददयानती थी जिसमें उन्होंने 90 दिन को चूज़ किया ताकि इनको टाइम मिल जाए, ताकि बंदयाल साहब का जो चीफ जस्टिस फॉर्मर हैं उनका टेन्योर ख़त्म हो जाए, क्योंकि वो बहुत खौफजदा थे कि उनके फैसले क्या आ सकते हैं। उन्होंने यही मुनासिब समझा। तो जब आप प्री पोल रिगिंग के ज़मरे में ये सब कुछ आ जाएगा तो आइन तो गुड फेथ में बनाया गया था जी, इसमें चोर दरवाजे तलाश करने वालों को तलाश ही रह जाती है। अब जो आप बात कर रहे हैं इलेक्शन, वोटर क्या देखेगा, वोटर को क्या देखना है आप ये बता दीजिए कि किसी जलसे का आपको पता चलता है ये इनको कॉर्नर मीटिंग्स भी होल्ड नहीं करने दे रहे पीटीआई को, ये कौन से लेवल प्लेइंग फील्ड दे रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी साहब के हवाले से जो मैं एक बात बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दूं कि 3 एंकर्स को तो शोएब शाहीन साहब अभी बॉयकॉट कर चुके हैं। अब अल्लाह करे कि कोई एंकर उनको अपने शो में ना ले ले, उनकी वापसी किसी एंकर के जरिए, किसी टेलीविजन चैनल के जरिए ना हो, क्योंकि हमारा नाम जितना खराब हो चुका है, आई थिंक इतना ही रहे तो बेहतर है। जहाँ तक नवाज शरीफ साहब की बात है, देखिए उनको मौका मिलना ही था इसलिए वो वापस आए हैं, मौका ना मिलना होता तो वापस क्यों आते। अगर मगर की तो बात है नहीं। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी 2 माइंड्स में है कि क्या कहना है। फिर जरदारी साहब का भी राब्ता कहा जा रहा है हुआ है। ये बात तो वैसे तय है कि इलेक्शंस तो रिग्ड ही है सर, तो वोटर ने क्या देखना है और क्या करना है मेरी तो समझ से बाहर है। रिग्ड इलेक्शन होने जी, फिर डोगर साहब पहले से तैयारशुदा इलेक्शन है, सबको पता है क्या होना है। बदकिस्मती से मैं तो समझता हूँ कि बचपन से लेके 1977 से लेके तो आज तक हमने तो यही तमाशा देखा है। तो बिल्कुल मैं तो चाहूँगा कि ये रिग्ड ना हो। चलें, ट्राई कर लें एक दफ़ा, जो भी पॉपुलर जमात है उसको लोग इलेक्ट करें, वो असम्बलियों में आएँ, ईमानदारी के साथ इस मुल्क की खिदमत करें। वो भले उसमें हमारा कोई शेयर है या नहीं है, मैं तो यहाँ तक कहूँगा। तो बिल्कुल ट्राई करना चाहिए एक दफ़ा, फ्री फेयर जिनको हो जाएंगे, ट्राई तो करना चाहिए। ये ट्राई तो मैं भी बड़ा करता हूँ कि सुबह उठ के मैं परवाज़ करूँ, लेकिन ज़्यादा मैं उड़ नहीं सकता। ये तो ट्राई करनी है या होंगे ऐसे आप? नहीं, मैं अब ये तो वसूख से नहीं कह सकता। आपको पता है मेरे पास तो कोई ऐसी तैयारी क्या है? देखिए ना, आपने अब इलेक्शन लड़ना है, तैयारी की होगी, तैयारी कर रहे हैं हमने।
अपनी हम्बल कैपेसिटी में 2 अभी तक हमने वर्कर्स कन्वेंशन किए, हम उससे मुतमईन भी हैं। देहात में अभी तक टू बी वेरी ऑनेस्ट हमारा जो फुटप्रिंट है वो है भी देहात में ज़्यादा, पंजाब के जो देहाती हल्के। तो हमने तो जहानिया में हो गया या दूसरा जो इधर हुआ हाफजाबाद में हुआ, उसमें हमने तो कोई सपोर्ट नहीं दी। हमने कहीं से बसें वैगनें सरकार की तरफ से नहीं ली। जैसे अभी आपने पिछले दिनों मीनारे पाकिस्तान का तमाशा देखा, उसमें सारे पाकिस्तान से बसें हुकूमत ने प्रोवाइड की थी। उनके MNAs की बाकायदा बयानात हैं कि हमें। अभी खुर्रम साहब से पूछते हैं, तो आपका आर्गूमेंट तो फिर एंडोर्स होता हुआ नजर आ रहा है कि इंतखाबात में टिल्टेड फील्ड है आपके खिलाफ। हमें तो सांस लेने की इजाज़त नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करते हैं, हमारे पास तो फील्ड ही नहीं है। हमें फील्ड दे दें, लेवल हम खुद कर लेंगे। हमारा तो 100 मकामात पे हमने इजाज़त मांगी, किसी जगह इजाज़त नहीं मिली। पहली दफ़ा मिली काना में, लाहौर में, वो जो नवाज शरीफ के जलसे के 1 दिन बाद, और वहाँ हाई कोर्ट के हुक्म से उन्होंने कहा जी हर हाल में इनका प्रोग्राम कराएं, और उससे पहले ही उन्होंने सब बंदों को उठा लिया। और जब मोहसिन नकवी से पूछा, आपने याद है क्या कहा उसने कहा जी इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है इस पार्टी का, इनको अलाउ नहीं करेंगे। अच्छा, वहाँ कंटेम्प्ट चल रही है। अभी पेशावर हाई कोर्ट के बड़े ज़बरदस्त बड़े निडर जज हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने जनाब कहा कि अगर जलसा होगा तो सबका होगा, नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। मानसेरा में निडर जज क्या होता है? इंडिपेंडेंट, कम से कम कंप्रोमाइज जज होता है। निडर जज क्या होता है? इंडिपेंडेंट जज मतलब है कि मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि कोई बाकी सारे डरे हुए हैं, यही कह सकता हूँ। और क्या कह सकता हूँ, बात हो गया, बाकी जज डरे हुए हैं। नहीं, मैं एक पॉजिटिव सेंस में एक बात कर रहा हूँ कि जिसने एक स्टैंड लिया और अच्छा फैसला दिया, मैं उसको इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग नर्व्स का जज। आपके हक में आया तो अच्छा। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। मुझे बताएं कि क्या आइन के मुताबिक सबको इजाजत मिलनी चाहिए? बिल्कुल ठीक। अच्छा, जब हमें कहा, उन्होंने कहा जी इजाजत मिलेगी तो सबको वरना किसी को नहीं। उन्होंने कहा जी इनको इजाजत दे, इजाजत मिल गई। मानसेरा में आपने देखा हमारे साथ क्या हुआ, यानी वक्त से पहले रात को ही बंदे उठा लिए, जलसे उठा लिए, वो कुर्सियां उठा के ले गए, उसके लिए कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल की थी, आज नोटिस हो गए। और ये तर्ज अमल सिर्फ यहाँ नहीं है, मर्दान और सवात में कार्नर मीटिंग की बंद कमरे में इजाजतनामे की भी जरूरत नहीं थी, उन सबको बंदों को उठा के जेलों में डाल दिया। फ़लस्तीन के हक में जो मुजाहरे किए जहाँ जहाँ किए, या इवन प्रेस क्लब के सामने आपके हमसायगी में, यहाँ से सारे बंदों को उठा के जेलों में डाल दिया। अगर ये तर्ज अमल है हमारे साथ, तो मुझे बता दें कि इसको अगर इलेक्शन कहते हैं तो फिर इलेक्शन करना नहीं क्या जरूरत है? आप एक बंदा उठाएं, नाज़रीन की सहूलियत के लिए आप यकीन माने मैं 6 काउंटर कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि इस वक्त आप जरा है बैकफुट के ऊपर। चले शुक्र है। नहीं शुक्र, मैं हमेशा हमारा तो रवैया बड़ा सीधा है कि अगर आप जरा नीचे लगे हुए ना तो फिर बड़ा मुश्किल है कि आपको फिर ठोकना नहीं चाहिए। जरा खुर्रम साहब से पूछ लेते हैं। खुर्रम साहब, आपकी जमात चाहती है कि वो हुकूमत बनाए और आपकी उम्मीद भी है, आपका सबसे बड़ा स्टेक है कि इलेक्शन के ऊपर कोई उंगली ना उठाए, तो आपको मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा कैंपेन करनी चाहिए कि फील्ड के अंदर कहीं टिल्ट ना आए, इलेक्शन कैंपेन आपके हक में हो, उनके खिलाफ हो, ये आपका स्टेक है। तो आपके ख्याल में इस वक्त जो माहौल बना हुआ है आपकी पार्टी के हद तक तो ठीक है, लेकिन पीटीआई के हद तक जो आर्गूमेंट है, जो सना ने भी किया, आपको इवन प्लेइंग फील्ड नजर आ रहा है कि नहीं? सिनिसिज्म इज वेरी फैशनेबल तलब साहब, लेकिन मैं बता दूं रिग्ड इलेक्शन किसको कहते हैं? जिस इलेक्शन में 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा कर लिया जाता है अपनी मर्जी का रिजल्ट लेने के लिए। रिग्ड इलेक्शन उसको कहते हैं इसमें रात को आरटीएस बिठाकर अपनी मर्जी के नताइज पूरे मुल्क में हासिल किए जाते हैं, उसे कहते हैं रिग्ड। रिग्ड इलेक्शन उसको कहते हैं कि पंजाब असेंबली में आपकी अक्सरियत ना आए, लेकिन जबरदस्ती जो है वो लोगों को इकट्ठा करके प्रेशर डाल के तो अपनी हुकूमतें बनाई जाए। रिग्ड इलेक्शन तो उसको कहते हैं ना जिसमें आपके जो प्रिंसिपल अपोनेंट हैं उसको 1 साल पहले अदालत के जरिए एक नाहक और गैर मुनसफाना फैसले के जरिए उसको डिस्क्वालीफाई किया जाता है, फिर उसको सदर के उहदे से हटाया जाता है। यही अदालतें ये काम करती हैं, और फिर वही अदालत जो हुक्म देती है कि 18 के सेनेट के इलेक्शन में शेर का निशान तक इस्तेमाल नहीं होगा मुस्लिम लीग नून के। तो रिग्ड इलेक्शन हमने देखे हुए हैं, और ये रिग्ड जो अभी जो हमारे सामने सिचुएशन है, ये मैं आपको बता सकता हूं कि जब पीडीएम की हुकूमत थी, आपने पीडीएम का नाम लिया, उसमें किसी इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं हुआ। वो इलेक्शन जितने भी पीडीएम के तहत हुए वो फ्री एंड फेयर हुए, और इंशाल्लाह ये भी जो आने वाला इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हम भी उतने ही इलेक्शन कमीशन के ऊपर डिपेंडेंट हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, इस तरह कोई और जमात है। हमारी यही तवक्को है कि आने वाले इलेक्शन में प्रिजाइडिंग अफसर अगवा नहीं होंगे, आरटीएस नहीं बैठेगा, जबरदस्ती जो है वो लोगों को भेड़ बकरी की तरह उठाकर एक जमात से दूसरी जमात में नहीं डाला जाएगा। मुस्लिम लीग नून ने ये काम नहीं किया, ना ही हमने करना है,
और ये जो ये जो मुश्किल तरीन हालात जिसका मैंने जिक्र किया, तब भी 1,28,00,000 वोट लिए थे, तभी हम आज खड़े हैं। और अब जब हमारे ऊपर जब मुश्किलात आई तो हमारे लोगों ने तो अपनी, किसी एक शख्स ने भी आंसुओं के जरिए अपनी पार्टी चेंज नहीं की। ये नहीं कहा मैं सियासत छोड़ रहा हूं, हम अपने लीडर के साथ जब आप जुगत ना लगाए ना, तो ये सही जुगत लगा जिसको कहते हैं रिग्ड इलेक्शन क्या होता है? पीएमएल-क्यू कहां से पैदा हुई थी? रातों रात पीएमएल-क्यू अगर ये मुशर्रफ से डील करके ना जाते तो पीएमएल-क्यू कहां से पैदा हुई थी? दूसरा मुझे ये बताएं कि कितने आपके सदाकत अब्बासी, उस्मान डार, शेख रशीद आपके उठाए गए थे? कितने प्रोग्राम थे जो आपको जलसे करने की, कार्नर मीटिंग करने की भी इजाजत नहीं दी थी? कोई एक प्रोग्राम बता दें कि आपके 2018 में आपको ये इजाजतनामा नहीं था। कहते हैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर उठाना रिगिंग है। अगर आपके कैंडिडेट्स उठा लिए जाएं, असद कैसर जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का चेयरमैन है, जिस दिन इलेक्शन के अनाउंसमेंट हुई, आपको पता है क्या केस है? जनाब एंटी करप्शन ने मुकदमा किया है। इस्लामाबाद पुलिस को चाहिए कि इनडेफिनेट पीरियड के लिए आप जुडिशियल रिमांड में रखेंगे, उस वक्त तक के वो एंटी करप्शन वाले आए उनको लेके चले जाएं। आपने अपनी दही को खट्टा नहीं कहना, आपने अपनी दही को मीठा ही कहना। पॉइंट रियली इज कि सारी पार्टियों ने इसको भुगता हुआ है। आपकी पार्टी ने जब ये भुगत रहे थे तब आप बड़े मुस्तफीद हो रहे थे, अब आप भुगत रहे तो मुस्तफीद होंगे। लेकिन मैं एक फंडामेंटल पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ। सना खुर्रम साहब ने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की, जो सिनिसिज्म है वो फैशनेबल है। जो रिग्ड इलेक्शंस हैं उनको भी जमातें मानती हैं। ये जो 2018 के इंतखाबात की बात करते हैं, उस असम्बली का इन्होंने साथ नहीं छोड़ा। 2013 के ऊपर इमरान खान साहब ने कहा कि 4 हल्के खोलें, 4 हल्के खोलें, उस असम्बली के अंदर वो बैठे रहे। 1988 के इलेक्शन माने, 1990 के जो सबसे बड़े रिग्ड इलेक्शन थे वो माने गए। तो इलेक्शन के अंदर तो धांधली वांधली होगी, लेकिन मान लेंगी जमातें आखिर में आके। ये मुद्दा है। इस बार तो भी ऐसे होगा आपके ख्याल में या नहीं? देखिए दस्तगीर साहब कह रहे हैं क्रिटिसिज्म इज वेरी फैशनेबल, सिनिसिज्म इज आल्सो वेरी फैशनेबल, आई अंडरस्टैंड दैट, बट इट्स आल्सो वेरी हार्ड टू टेक, इट्स आल्सो वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड कि जो दूसरी बात कर रहा है वो भी ठीक हो सकती है। देखिए रिगिंग के जो मरहले होते हैं वो प्री भी होते हैं, इलेक्शन डे पे भी होते हैं और पोस्ट रिगिंग भी होती है। मैंने इसमें पूरी सीरीज की है, इसलिए मुझे तो इसमें दो राय ही नहीं है कि जो दस्तगीर साहब ने बात की वो कुछ इलेक्शन डे की रिगिंग के मामला हैं, कुछ पोस्ट रिगिंग के मामला हैं। लेकिन प्री पोल रिगिंग ये कहते हैं जी कि अगर आपने हल्का बंदियों का भी आपने नारा लगा दिया ना, कहीं पे हल्की फुल्की आपको हल्का बंदियां भी सुनाई दे तो आप समझ जाइए, ठीक है। इलेक्टेबल्स की जो सियासत है वो आपके इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने अपना ली है। मुझे बता दीजिए कि साउथ पंजाब में ये कोई एक सीट नून लीग निकाल सकती है? लोधना से जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ किसी को खड़ा करके जीत सकती है? मुझे ये बता दें कि क्या ये जागीरदारी और जो मजारी और जो ट्राइबल लीडर्स हैं यहाँ पर, उनके खिलाफ कोई कैंडिडेट आ सका है? साउथ पंजाब की सियासत पिछले 70 साल में बदली है। साउथ पंजाब है तो पाकिस्तान की सियासत है। साउथ पंजाब आपका इस वक्त किसके हाथ में है और कौन किसके हाथ में रहेगा, इसको याद रखिए। इसलिए मैं कह रही हूं कि ये बातें जो है दस्तगीर साहब खुद नहीं कर रहे, उनकी पार्टी खुद नहीं कर रही, ये उनके लिए राहें हमवार जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जिसका जो समर है, जिसका जो फल है वो इनके हिस्से में आएगा। लेकिन कांटे भी साथ ही आएंगे, फूलों के साथ कांटे भी आप ही को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। अगर आपके लिए लेवल कर दी गई है फील्ड, अगर आप ये अगर आप समझने से ही कासिर हैं कि आप मुझे बता दीजिए इतवार के दिन वोट पड़ेगा तो वोट ज्यादा पड़ेगा या जुमेरात के दिन पड़ेगा तो वोट ज्यादा पड़ेगा, ये दिन क्यों तब्दील किया गया? आप मुझे बता दें कि थर्सडे को कोई ज्यादा वोट पड़ जाएगा, आपने पैसे कर नौजवान वोटर। आखिरी बात जी, गो अहेड कर लें। मैंने लास्ट बात ये करी है, देखिए नौजवान वोटर जो पहले दफा अपना हक इस्तेमाल करेगा वोट डालने का, वो 50% से बहुत ऊपर है, टचिंग 100% के करीब। ये 50% से बहुत ज्यादा है। तो ये मुझे बता दीजिए वो वोटर जो है वो ये समझता है कि उसके लीडर के साथ ज्यादती हो रही है, वो जेल में है और ये चोर हैं, डाकू है जो हम पर मुसल्लत किए गए हैं, जिससे मैं डिसएग्री करती हूँ, लेकिन मैं चेंज नहीं कर सकती। ये टर्नआउट जो पहली दफा वोट डालेगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट डालेगा। देखना है कि जवान वोट डालता कितना है, ये भी बहुत बड़ा वेरिएबल है जिसको हमने टेस्ट करना है। जवानों की बात तो हम बड़ी करते हैं, लेकिन जवान वोट कितना डालेगा, असल तो मामला आपका है। सारी जमात तो उनकी उठ के आपकी तरफ चली गई है। देखिए वो खामखा जो है नून लीग पर गुस्सा कर रहे हैं। इसमें जो मेरी साबका जमात है उसके लोग हमारे से गिला शिकवा करते हैं, हो सकता है वो अपनी जगह पे जायज़ हों, मगर कम से कम हम उस कैटेगरी में नहीं है। ये जो तरह तरह के अल्फाज, हम कोई ऐसा नहीं है कि हम इनके साथ दोबारा इलेक्शन लड़ के जीत के तो हमने अपनी लॉयल्टी चेंज की हो। जब हम एक नए इलेक्शन में जा रहे हैं तो मैं समझता हूँ ये मज़हब नहीं है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। हमारी एक अपनी भी आज़ाद राय है। हमें तो इमरान खान ने बताया था कि हम कोई ग़ुलाम तो नहीं है, हम किसी भी पार्टी के ग़ुलाम नहीं हैं और हम एक अपनी आज़ाद राय रखते हैं। एक देखे ना इमरान खान के साथ आज़ादी होती तो हम तो अप्रिशिएट करते, अगर आज़ादाना ये फैसला होता तो हम बहुत अप्रिशिएट करते। थोड़ा सा आप मेरी बात सुने, जब आप बोलेंगे आप यकीन करें मैं बीच में मैं आपको सिर्फ
असल में आप एक्सपर्ट इतने हो गए हैं शोज में आके पीटीआई में और तो है कोई नहीं। नहीं हमने सिर्फ आपने बहुत हासिल कर लिया। काश के आजादी के साथ फैसले होते। मैं अगर आप टोकेंगे तो फिर क्या अच्छा आप डिसेंट आदमी हैं। तो देखें हुआ ये कि हम दो चीज़ें हमने, पहली चीज़ हमने ये सीखी थी कि जो पीडीएम की 13-14 जमातें हैं वो इनको चोर भी कहते थे। मैं मुझे हालांकि ये अल्फाज अच्छे नहीं लगते, किसी के बारे में हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, तरह तरह के अलकाबात। दूसरा हमें वो साथ साथ ये भी कहते थे कि अदारे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अदारों ने 18 में जो इनके साथ तावन किया था तो अदारों ने अच्छा ही होना था। तो हम तो ये दोनों चीज़ों को, और इसी के अंदर मैं ऐड करता चलूँ कि अदारों को क्यों अच्छा कहना चाहिए। आप तलत भाई ये देखें दुनिया के जिस इस्लामी मुल्क की फ़ौज कमज़ोर है उसके साथ आज क्या सलूक हो रहा है। हम तो कतई तौर पे अफोर्ड नहीं कर सकते, जिसके एक तरफ इंडिया है, जिसके एक तरफ अफ़गानिस्तान है, ईरान भी कभी अच्छा होता है कभी, तो हम इसके साथ नहीं रह सकते। अब जब नहीं रह सकते तो फिर एक ही तरीका था कि हम घर बैठ जाएं। देखिए 9 मई के वाक़े में मेरा तो कोई कसूर नहीं है, तो मैं घर क्यों बैठूं, या मेरे जैसे जितने लोग हैं हम क्यों बैठें। तो अगर हमने एक वही जो हमारे वही लीडर जिनके बारे में हमें कहते थे कि जहांगीर तरीन, अलीम खान ये सुपरमैन है, तो आज अगर हम उनके साथ शामिल हो गए तो इसमें बुराई क्या है। एग्जाम्पल्स कोट करते हुए थे कि ये सबसे बड़ा टैक्स पेयर है। लेट मी टेक अ ब्रेक। पिछले साल गए थे तो फिर आप भी पिछले साल चले जाते हैं। आप तो टाइम भी आपने पूरा साल। अगर आपने 9 मई को ना करते, 9 सितंबर को करते तो पिछले साल चले जाते। नहीं मेरी बात सुने ना, अगर तो उनकी ये मुझे कैसे कह सकते हैं कि आप देखें ना, आपको ठेकेदार हैं जमात के, हमारी उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया, इमरान खान ने, वेरी वेल डन। जब हम तो खड़े रहे, हमने 186 वोट पूरे किए, हमें पता था कि आज रात हमारी असेंबली टूट जाएगी। हम सिर्फ 186 थे, एक भी गलती से राइट लेफ्ट कर लेते तो आज शायद पिछले महीने तक हमारी। ब्रेक ले ले, ब्रेक के बाद फिर आपसे शुरू करें। ठीक, कैसे इलेक्शन और किसके इलेक्शन, आपने बयानिया अपना जारी रखेंगे आप, लेकिन उसमें सिर्फ इजाफा कर दे कि 9 मई के वाक़े को ना भूलिएगा। फंडामेंटल डिफरेंस जो जिसकी वजह से पार्टियां टूटी, बंदे गए, बहुत सारी विपता ऐसी है जो उसमें से चंद चीज़ें जस्टिफाइड नहीं भी होंगी, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाइड ना हो, लेकिन 9 मई को आप ओवरलुक नहीं कर सकते। यू कांट से कि डिड हैपन। देखिए 9 मई को क्या, 9 मई को हम बुनियाद बनाकर एक पार्टी को क्रश करने का लाइसेंस ले लेंगे। करोड़ों की तादाद में एक पार्टी है, आज भी तमाम सर्वेस के मुताबिक दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन की अलामत है, जो चारों सूबों में, जीबी में और आज़ाद कश्मीर में है, दैट इज पीटीआई, और मोस्ट पॉपुलर लीडर उसमें इमरान खान है। आप अगर तमाम सर्वे आप लास्ट आप गैलप सर्वे आप उठा लें, उससे पहले वाला, पिछले महीने वाला, जो लास्ट से पहले वाला वो आपके हक में, लास्ट वाला जो था, लास्ट वाले में तो इमरान खान को तो शामिल ही नहीं किया जी। आप शामिल किया होता तो अलग बात थी, जब शामिल नहीं किया, लेकिन आपको पता है फिर भी अगर शामिल होता तो आज कर लें। आपको मैं चैलेंज देता हूं, मान लिया आपकी बात जी, मैंने आपको कहा कि आप बैकफुट में, तो आपको स्पेस है, मैं उसमें आ जाता हूं। देखें दी ओनली पॉलिटिकल पार्टी जो फेडरेशन की अलामत है, चारों सूबों में नहीं, जीपी और बल्तिस्तान में भी सबसे ज्यादा है, अब अगर उसको क्रश करने का लाइसेंस ले, आपके बंदे छोड़ के जा रहे हैं क्रश करने के, आपके चीफ मिनिस्टर 3 छोड़ के चले गए, आपकी सारी पार्टी की तंजीम जो है वो दूसरी तरफ चली गई, कौन क्रश कर रहा है? ये टेलिंग मी कि कोई बंदा बैठ के सैकड़ों पॉलिटिकली स्ट्रांग लोगों को हाँक रहा है एक तरफ? आपका ख्याल नहीं है? अच्छा, अगर हाँक रहा है, अच्छा मुझे बताएं, अगर हाँक रहा है तो क्या वो हाँक के आपकी तरफ लाया था 2018? नहीं, मुझे बताएं कितनों को उठा करके, अगवा करके लाया गया था? इनको उठाया नहीं, नहीं उठा कर लाया गया। तो मैं आगे आता हूं, मुझे बता दे, मैं 2-3 मिसालें दे देता हूं। मुझे तो किसी ने नहीं कहा, मुझे 2-3 मिसालें ले ले। आईजी पंजाब के मुताबिक मुराद राज सबसे बड़ा मुजरिम है जी इस 9 मई का। ये 27 काले हैं, आप उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चला के देख लें। सिर्फ एक दिन जेल में रहा, अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो ठीक हो गया, बाकी सारे जेलों में हैं, आज तक बाहर नहीं आए। जिस गाड़ी में खदीजा शाह जा रही है एहतजाज करने, उसी गाड़ी में अंदलीज अब्बास जा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की करके देखें। मैं आपको मिसाल देता हूं, कोई एक वाकया बता दें कि अदालतों ने जमानतें दी हूं, यहां 25-25 दफा, 15-15 दफा, 18-18 दफा, 19 दफा जमानतें होती हैं, दोबारा उठा लिया जाता है। खुर्रम साहब आपको जमानतों के ऊपर बताएंगे। अदालतों ने ये कहा कि हम तो आपको रिहाई दे देंगे, लेकिन असल रिहाई तब मिलेगी जब आप जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये है अगर आपने ड्राई क्लीन करने का। और अच्छा फिर मुझे बताएं कितने लोग उठा के ले गए, और वो चिल्लाकशी वाले साहब शेख रशीद, मैंने आपको अपनी एडिटोरियल हाथ बता दिए, मैं आपको बहुत ज्यादा रोकना नहीं चाहता, लेकिन जरा मौका। मैं एक थोड़ा सा इनकी ना शोएब भाई की
मैं समझता हूँ इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करने के लिए, डॉक्टर मुराद रॉस उस दिन किसी ऐसी जगह पे नहीं था जहाँ पे कोई हमला हुआ, जहाँ पे कोई अटैक हुआ या कोई ऐसी बात। अभी तक हमारे साथ जितने लोग भी आए हैं इनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो फिज़िकली किसी GHQ या फैसलाबाद या लाहौर में जिन्ना हाउस फिज़िकली उसमें इन्वॉल्व हो या जिसने इंस्टिगेट किया हो। ये बाकी मेजॉरिटी लोग वही हैं कि जो उस वाक़े में नहीं थे, अब वो सियासत करना चाहते हैं। ये कैसे हमें डंडे के जोर पे कह सकते हैं जी आप क्यों हमें छोड़ के जा रहे हैं, हमारी आज़ाद राय नहीं है। कहते, हम तो कर सकते हैं ना जी, हमारी मर्जी है ना। गुड लक, हम वहां से निकलते किसी और पार्टी को रिक्वेस्ट करते, हमने उससे बेहतर सोचा कि जिस पार्टी के साथ हम रहे हैं, हम ये सारे इस पार्टी में रहे हैं, हमारा एक लॉजिकल एक रास्ता यही बनता था कि हम दोबारा इकट्ठे हों। जीतना हारना तो बात की बात है। खुर्रम साहब जरा ये टिल्टेड स्टेज के ऊपर मैं वापस आना चाहूँगा और उसी सवाल को दोबारा दोहराना चाहूँगा कि आपकी जमात को टिल्टेड स्टेज के मामले को एड्रेस करना होगा, क्योंकि आप अगर आपकी जमात जीत जाती है और इलेक्शन के ऊपर दागदार होने का इल्ज़ाम लग जाता है तो फिर मामला उसी जगह खड़ा होगा इलेक्शन के बाद जहां पर इस वक्त खड़ा है। जी खुर्रम साहब। देखिए, ये इल्जामात तो कभी खत्म नहीं होने, और मैं 2013 की मिसाल देना चाहता हूं जिसके ऊपर बहुत बड़ा इशू उठाया चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, उनकी जमात ने पूरा धरना किया। लेकिन 2013 का इलेक्शन वाहिद इलेक्शन था जिसका एक अदालती इम्तिहान और टेस्ट हुआ। उस तमाम एविडेंस अदालत के सामने पेश की गई और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा, तमाम एविडेंस देख के कहा, ट्रकों के ट्रक आ रहे हैं कागजों के, उन्होंने कहा कि कोई सिस्टमैटिक इसमें रिगिंग नहीं हुई। तो ये तो इल्जामात तो रहेंगे, लेकिन इशू यही है कि एक तो खुद जवाब आ गया कि जिन लोगों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ा है उनमें से तो सब लोग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में गए। मुस्लिम लीग नून उसकी बेनिफिशियरी नहीं है तहरीक इंसाफ की तोड़ फोड़ की। हमारी एक थोड़ी या ज्यादा इस पर बहस कर लें, लेकिन एक मुसलमा हैसियत है, पूरे मुल्क में एक पुराना रिकॉर्ड चल रहा है। 2018 में भी 1,28,00,000 वोट हमने लिए थे, तो लिहाजा हम तो उसी बुनियाद पर एक बार फिर अवाम के सामने जाएंगे और ये जो टिल्टेड फील्ड है ये गुफ्तगू जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, जिसको जो हमारा काम था कि कानून के जरिए वो तमाम इंडिपेंडेंस दे दी गई है कि वो इस इलेक्शन को इंश्योर करें। और जिसको जो भी शिकायत है, मेरी सबसे ये इस्तदा है कि ये जो अभी भयानक तजर्बा इमरानी नाकाम हुआ है, उसके बाद जहां से जिनसे ये तकाजा करना है उनसे तकाजा करें। मुस्लिम लीग नून इनमें किसी वाकये की जिम्मेदार नहीं है। और ये भी याद रखें कि 9 मई का वाकया मुस्लिम लीग नून के कहने पर नहीं हुआ था, किसी के कहने पर नहीं हुआ था। इमरान खान के ज़हन में यह आ गया था कि शायद वो अपने मॉब के जरिए, जत्थे के जरिए रियासत पर कब्जा कर सकते हैं, जिसकी आज वो कीमत अदा कर रहे हैं। सर, अगर आप क्विकली पूछ पाऊँ आपसे कि इस तमाम माहौल को जो बहुत जल्दी से इन्फेक्ट हो रहा है, बहुत जल्दी से इसके अंदर जहरीलापन आ रहा है, इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ नहीं हुआ, इसको निस्बतन बराबर के मुतवाज़न अंदाज से चलाने के लिए क्या किया जा सकता है? मतलब कोई कोड ऑफ कॉन्डक्ट होगा, कोई आपस में बैठ के पार्टीज़ के लिए कोई तय करना पड़ेगा, जो जेल लीडर्स हैं उनको रिलीज़ करना पड़ेगा, आई डोंट नो क्या किया जा सकता है? तो जब जा सकता है जब आप चाहें कि कुछ किया जाए। अगर कोई चाहत ही नहीं है कुछ तब्दील करने की तो फिर तो कुछ तब्दील नहीं होगा। चाहे आप कोड ऑफ कंडक्ट बना लीजिए, चाहे आप इलेक्शन एक्ट में कोई तरमीम कर लीजिए, चाहे आप कानून की कोई नुक्ता ले आइए सामने, उसके ऊपर कोई री इंटरप्रिटेशन करा लीजिए। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त चाहत किसी की भी है, क्योंकि यहाँ पर यही मसला है कि यहाँ पर सियासी जमातें अपने अपने मफाद देखती हैं। एक बिल्कुल तजुर्बा नाकाम था, भयानक तजुर्बा था। 9 मई का सानिया इस मुल्क के लिए बहुत गज़बनाक एक लम्हा था, एक बिल्कुल एक सानहे की तरह याद रखा जाएगा। लेकिन माजरत के साथ जो इस वक्त हमारे सिक्योरिटी तनसीबात पर रोज़ हमले हो रहे हैं, गवादर से लेकर आज तीरा वैली तक, वो भी किसी नज़र में होने चाहिए। हम आपकी सेनेट एक्टिव है, उन्होंने अब तक बुला के कोई इन कैमरा ब्रीफिंग ली है कि क्यों हमारे रोज़ जवान शहीद हो रहे हैं। गवादर में 14 आपके फौजी शहादत नोश करते हैं। मुझे सिर्फ ये फरमा दीजिए कि किसी एक को तकलीफ हुई है? सबको इंटरफेरेंस पे सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर बात करने से तो सबके पास वक्त है, लेकिन ये सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह तब्दील हो रही है इसके ऊपर भी नजर रखनी जरूरी है। इसलिए पहले तो जो हमें क्रश करना है जिनको, उनको तो कर लें। ठीक, क्या किया जा सकता है? कोई ज़ाहिर है आपका भी स्टेक है, आपकी नई जमात है, अपने इलेक्शन लड़ने हैं, यू वुड वांट के पता चले कि मैदान ठीक जला, हमने सही इलेक्शन जीते हैं। अगर आप जीते हैं तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त ओनर्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा इलेक्शन कमीशन के ऊपर आती है। ठीक, नंबर 2 पे अदलिया पे आती है,
बाद में किसी अदारे पे आती है। ठीक, क्योंकि इन ये जो दिन हैं इसके अंदर जो टेक्निकल या फिज़िकल कंट्रोल है चारों सूबों में और वफाक में वो इलेक्शन कमीशन के पास। ठीक, तो इनको फिलफोर ऐसे काम करने चाहिए कि जिससे उनकी इम्पार्शलिटी नज़र आए। अभी इलेक्शंस का शेड्यूल अनाउंस हुआ है, तो इसके बाद इनको डिप्टी कमिश्नर्स, DCOs तमाम उस लेवल पे कुछ इस तरह के इकदाम करें। एक चार्ज एनवायरमेंट का चार्ज ले लेना चाहिए फौरन। डिसिप्लिन ये हो जाएगा इससे आपके ख्याल में? थोड़ा सा आप मुतमईन? मैं सना की बात से एग्री करता हूँ कि जिनके पास अनडिक्लेयर्ड पावर है ना, जो रियासती इदारे हैं हमारे, इंक्लूडिंग हमारा इलेक्शन कमीशन, उनको ये सोचना चाहिए कि आपकी रियासत अब किसी एडवेंचर या मिस एडवेंचर की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब खुदा के लिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराओ, आवाम को फैसला करने दो। हालात इस कदर बददिली सिंपल सबको मौका दे दें कि जी जाएं आप इलेक्शन, क्या है इंक्लूडिंग PTI, आप मौका दें आपको। अगर चार मौका का मतलब है कि अगर देखें, अगर आप 10 बंदे किसी एक जगह पे इकट्ठे होकर कॉर्नर मीटिंग नहीं कर सकते, आपको या गोलियां मारेंगे या जेलों में डाल देंगे, तो ये तर्ज अमल किस लिहाज से सूटेबल है? कैंपेन फ्री एंड फेयर होगी, कैंपेन फ्री एंड फेयर हो और बंदों को किसी को ना करें, किसी को ना उठाएं, किसी को जेलों में बंद ना करें, किसी को फ्रिवलस केसों में ना डालें। लेकिन आपकी पार्टी को छोड़ के दूसरी तरफ जाने की इजाजत तो दे देना। तो इजाजत पहले है, किसने मना किया हुआ? मैं तो इनको कह रहा हूँ विश यू गुड लक, ठीक जाएं, अपनी हर किसी को आजादी है, हर किसी को इजाजत है, वो जाएं सारा कुछ करें। लेकिन ये तर्ज अमल जो अडॉप्ट कर रखा है, इससे मजीद नफरतें फैल रही है। हमारा यंग जो है वो मजीद नफरत का शिकार हो रहा है, मायूसी और बदली फैल रही है। इसका पहले तो बड़ी मोहब्बत सिखाई है उसने। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जो से एक अहम चीज़ आपके ना इससे हटके, आज मैं मोटरवे पे ट्रैवल कर रहा था, पूरे रास्ते में जो चावल के जो बकाया जात हैं उनको आग लगी बिल्कुल मोटरवे के ऊपर। तो आपके प्रोग्राम के रेफरेंस से मैं चीफ सेक्रेटरी IG इनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप देखें, तो आपने अगला प्रोग्राम जी बिल्कुल स्मॉग पे कर रहे हैं, तो प्लीज़ इसका आप भी आप इंतजार करें। थैंक यू वेरी मच जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया। आइए नाजरीन, एक कौमी विपता का जिक्र करते हैं जिसको हम कहते हैं स्मॉग। लाहौर दुनिया के पोल्यूटेड शहरों में से दूसरे नंबर पर आ गया। पहले भी कोई हालात अच्छे नहीं थे। कराची जो है वो तीसरे नंबर पर है। तो हमारे पास एक्सपर्ट मौजूद हैं, दानिश बेग साहब जो माहिर में मौसमियात भी हैं, लेकिन उसके साथ माहौलियात भी जुड़ा हुआ है। आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। स्मॉग है क्या? व्हाट इज़ दिस? बेसिकली स्मॉग जो है मतलब कि एक मिक्सचर होता है पोल्यूटेंट्स का। अब पोल्यूटेंट्स जो होती है उसकी सोर्स हो सकती है हमारे पास इंडस्ट्रीज़, उसके अलावा हमारे पास जो एमिशंस होती हैं व्हीकल से, जो गाड़ियाँ होती हैं, इसके अलावा पावर सेक्टर है उसकी एमिशन है। और इस महीने में जो अक्टूबर नवंबर में जो हमारे पास जो धान की फसल होती है उसकी जो रेजिडुअल होता है उसकी बर्निंग से जो होता है एक किस्म का अमलगम बनता है, आप समझ लें। और उसके साथ अगर आप ये पूछते हैं कि स्मॉग होती कब है, तो ये पूरा साल वैसे रहती है, लेकिन इस वक्त ज़्यादा क्यों होती है, इस वक्त लाहौर में मसला क्यों होता है? इस वक्त होता यह है कि हमारे पास अक्टूबर या नवंबर में जो विंड स्पीड होती है लाहौर में या प्लेन्स जो मैदानी इलाके हैं पाकिस्तान के, वहाँ पे विंड स्पीड काफ़ी कम होती है और एक लेयर बन जाती है इन्वर्जन की। इन्वर्जन लेयर जस्ट लाइक एक कोल्ड एयर होती है। आपको पता होगा कि कोल्ड एयर जो होती है ट्रैप हो जाती है हमेशा, और जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो कोल्ड एयर जो होती है वो उसको ट्रैप कर लेती है। और एक और जो सितम ज़रीफ़ी है मौसम की या क्लाइमेट की, वो ये है कि अक्टूबर और नवंबर जो है उसमें हमारे पास बारिशें भी कम होती हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स है इन्वॉल्व करते हैं। कोर फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर कंसिस्टेंट कांस्टेंट कोर फैक्टर क्या है? धान की फसल अब हर वक्त तो नहीं जलाते, बल्कि अभी वो हाशिम डोगर साहब भी कह के गए हैं जी कि ये इसके ऊपर कुछ होना चाहिए, ठंड हर वक्त नहीं होती। कोर फैक्टर क्या है? FAO की एक रिपोर्ट है, उसमें यह है कि 45% जो ये एमिशन जो इसका फैक्टर है वो हमारे पास व्हीकल एमिशन है। उसके बाद इंडस्ट्रीज आती हैं, तीसरे नंबर पे एग्रीकल्चर आता है और चौथे नंबर पे पावर सेक्टर्स का। तो गाड़ियां और इंडस्ट्री जो है वो कॉन्स्टेंटली एमिट करती हैं ये सारे पोल्यूटेंट्स। डेंजरस हैं या डेंजरस है? इस तरह इसको हम जो इसकी मतलब कि दर्जा बंदी करते हैं वो इस तरह है कि जो ये सारे पोल्यूटेंट्स होते हैं ये ज़र्रात होते हैं इनके अंदर। तो एक पैरामीटर है PM 2.5 उसको हम कहते हैं। 2.5 पार्टिकुलर मैटर, 2.5 वो माइक्रोमीटर होता है। ठीक। तो वो जो उसकी जो साइज़ होता है ना वो हमारे वो ह्यूमन बॉडी के लिए, खासकर लंग्स के लिए काफ़ी डेंजरस होता है। तो स्मोक की जो इंटेंसिटी है या इसकी कैलकुलेशन जो 1 से 500 के दरमियान होती है वो उसकी बेस पे ही बनता है पैरामीटर। ख़तरनाक जो है हद वो कहाँ से शुरू होती है? अच्छा, पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स अलग हैं, US अलग हैं, हर किसी के अलग स्टैंडर्ड। पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स की हम बात करते हैं तो 1 से जो 100 है सेटिस्फैक्ट्री,
100 से 200 मॉडरेट, 200 से ऊपर अनहेल्दी, मतलब 200 से ऊपर जो है इसका खतरनाक फैक्टर शुरू होता है। और हम कहाँ पे करें, लाहौर कहाँ पे जब कहते हैं कि ऑलमोस्ट 400 से ऊपर है, 400 से ऊपर है या 500 करीब है, तो ये तो लीथल हुआ ना फिर, ऑलमोस्ट हैजर्डस, लीथल, जो भी इसको कह सके। ठीक है, इसका क्या हाल क्या करें, व्हीकल्स का क्या करें, मतलब अगर व्हीकल्स हैं और इंडस्ट्री है, बंद तो नहीं कर सकते, क्या करें? अच्छा, मैं बताना चाह रहा हूँ वेदर वाले का, जिस तरह बता, वेदर वाले जो हैं बेसिकली कर क्या रहे हैं, जो आपको मैंने पहले बताया था कि जो कोल्ड एयर है वो ट्रैप हो जाती है, तो हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनी ICCC के साथ, पंजाब गवर्नमेंट। वेदर वाले नाज़रीन इनके ये तंजीम है जिसको आप रिप्रेजेंट या ऑर्गेनाइजेशन, तो पंजाब गवर्नमेंट के साथ एक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं जिसमें हम जो कोल्ड एयर है ना, वो जो ट्रैप हो जाता है, उसको इन्वर्जन लेयर को हम खत्म करेंगे और प्लूटेंट्स को हम एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स। कैसे खत्म करेंगे कोल्ड लेयर? बेसिकली वो कोल्ड लेयर को हम, मतलब कि एक टेक्नोलॉजी है हमारे पास, एटलांटिस टेक्नोलॉजी, उससे खत्म करेंगे। मतलब क्या कोल्ड लेयर गायब हो जाएगी? नहीं, कोल्ड लेयर जो इन्वर्जन लेयर है ना, मतलब कि एक जो जमीन के करीब कोल्ड लेयर है, ठीक है, उसकी इन्वर्जन लेयर को हम खत्म कर देंगे। और ये क्या आपने किसी जगह पे प्रोजेक्ट, पायलट प्रोजेक्ट करना है? ये हमने लाहौर में पायलट प्रोजेक्ट करना है। कितना कामयाब, किसी और जगह पे आपने ट्राई किया, ये पहली मरतबा? नहीं, पाकिस्तान में पहली मरतबा हो रहा होगा। और अगर ये कामयाब हो जाता है तो फिर इसके असरात क्या होंगे कि हम इससे निजात हासिल कर जाएंगे, इंटेंसिटी कम हो जाएगी? क्या होगा? निजात तो हासिल नहीं होगा, लेकिन इसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। जो आपको बता रहा हूँ 500 या 400 तक अभी किया हुआ है, उसकी मतलब अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। और आपने जब इसके तदराक का पूछा, तो सबसे जो बड़ा कॉज है वो बताया मैंने, व्हीकल इमिशन है। तो व्हीकल इमिशन को कम करने के जो हमारे पास अभी फ्यूल यूज़ हो रहा है, फ्यूल जो यूज़ हो रहा है वो यूरो 2 है, तो वर्ल्ड जो है यूरो 4, यूरो 6 तक चला गया। तो हमें जो फ्यूल की रिफाइनरी है उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। कितने पैसे लगेंगे उसमें? $8 बिलियन से ज़्यादा। अच्छा, उसको छोड़ दें, आप ज़रा इसमें वापस आए। इस दौरान हम क्या करें? अब बच्चों ने स्कूल भी जाना है, लोगों ने हॉस्पिटल्स में जाना है, स्पोर्ट्समैन जो है, मैं देख रहा था अभी जो वर्ल्ड कप हो रहा है, बांग्लादेश की टीम जो है वो और श्रीलंकन टीम जो है, जो एस्मेटिक थे, उन्होंने पोल्यूशन की वजह से अपने नेट्स नहीं किए। ये छोटे छोटे एनेक्डोट्स हैं जिससे पता चलता है। आज तो क्या करें, हम क्या करें, बच्चों के लिए क्या करें? फिलहाल तो यही है कि जो आप, मतलब हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या कर सकते हैं ज़्यादातर, कि हम गाड़ियाँ जो हैं, हम अगर हमारी गाड़ियाँ EV वाली हो जाए, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लेकिन वो भी कॉस्टली पड़ती हैं। अगर दुनिया में EV जो है वो ज़्यादा इंट्रोड्यूस हो जाए तो हमारे पास कार्बन, लेकिन जो ब्रीथ कर रहे हैं इस एयर में वो क्या करें? सांस लेना तो बंद नहीं कर सकते, क्या करें? प्रिवेंशंस करें, आउटडोर एक्टिविटी कम करें। प्रिवेंशन में, अच्छा, आउटडोर एक्टिविटी कम करें। मास्क लगाएं आप। मास्क फर्क पड़ता है उससे? या फर्क पड़ता है, मास्क से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो मास्क लगाएं, आउटडोर एक्टिविटी कम करें। स्टीम वगैरह लेने से कोई फर्क पड़ता है आपके ख्याल में? नहीं, वो तो ऑलरेडी गॉन इनसाइड जो लंग्स, वो आफ्टर इफेक्ट्स है। जब आपको फ्लू हो जाए उसके बाद स्टीम लें, वो तो मतलब इतना नहीं है, करामत नहीं है। और लॉन्ग टर्म में उन मामलात के अलावा जिसमें आपने $8 बिलियन का भी जिक्र किया, कोई और सोल्यूशन नहीं है? कोई और सोल्यूशन इसका? फिर होपिंग कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो कामयाब हो जाए और उसको आप रेप्लिकेट कर पाएँ। इसका टाइमलाइन क्या है इस प्रोजेक्ट के कामयाबी को भांपने के लिए, जांचने के लिए? ऑलमोस्ट इसमें अभी साल लगेगा। 1 साल लगेगा। और उसके बाद उसको रेप्लिकेट करना होगा, डिफरेंट सिटीज़ में और डिफरेंट एरियाज़ में। इसी तरह हम जो है चोलिस्तान में रेन एनहांसमेंट का प्रोजेक्ट भी करेंगे एग्रीकल्चर को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें रेन एनहांस हो जाएगी। बिल्कुल आखिर में ये इसकी कॉस्ट क्या होगी अगर हम इसको पंजाब के अंदर रेप्लिकेट करें? हैव यू वर्कड आउट द कॉस्ट या अभी सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट के ऊपर ही काम कर रहे हैं? अभी प्रोजेक्ट के ऊपर फंडिंग वगैरह है और काम जारी है। आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, तो इस दौरान ज़ाहिर है ना गाड़ियाँ आप रोक सकते हैं, ना फैक्ट्रियाँ बंद कर सकते हैं, तो ना ही $8 बिलियन है फिलहाल, तो फिर आप मास्क लगाएं।